नमस्कार साथियों। सहारा इंडिया का पेमेंट जो करोड़ों जमाकर्ता का रुका हुआ है, सहारा के अंदर फंसा हुआ है और बहुत सारे कर्मचारियों का वेतन, कमीशन ये भी सहारा के अंदर फंसा हुआ है। तो पहले वो लेटर देखिए आप और एक छोटा सा मैंने विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया है, उसको देखिए। फिर कर्मचारियों के लिए, निवेशकों के लिए सहारा के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू पर बात करेंगे। तो जो इनका आदेश आया है, This decision is taken the accordance with the management discretion to frame and modify conditions of employment under the provisions of the Industrial Employment Standing Order Act 1946, particularly Section 3 thereof, which empowers the employers of define and communicate the condition of employment including the age of retirement। तो साथियों, इसमें इन्होंने अधिनियम 1946 के प्रावधानों में जो एक विशेष रूप से इसकी धारा है सेक्शन 3, इसमें रोजगार की शर्तों पर, उसके प्रबंधन पर, उसके संशोधित विवेक विचार कंपनियां स्वयं से ले सकती हैं और अपने एम्प्लॉय को एक तय उम्र सीमा के हिसाब से रोजगार का अवसर दे सकती हैं। उसमें वो कुछ कम कर सकती हैं, कुछ शर्तों के साथ उसको संप्रेषित कर सकती हैं। तो यही किया है सहारा ने। अब इन्होंने जो 18 जुलाई 2025 को जो सर्कुलर जारी किया है, रिटायरमेंट की एक उम्र सीमा 60 वर्ष से घटाकर के 58 वर्ष कर दी है। ये तत्काल प्रभाव से ये नियम लागू कर दिए गए हैं, लेकिन इसमें सहारा इंडिया मीडिया कॉर्पोरेशन और सहारा इंडिया टीवी के कर्मचारियों पर इसको लागू नहीं किया है। इनके लिए अलग से दिशा निर्देश आने वाले कुछ समय में जारी किए जाएंगे। अब सहारा इंडिया का ये फैसला क्यों आया और इनका ये कहना है कि ये फैसला मुझे क्यों लेना पड़ा। कंपनी की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक यह फैसला संगठन की संचालनात्मक जरूरतों, कर्मचारियों के पुनर्नवीनीकरण और दीर्घकालिक उत्पादकता बनाए रखने के लिए उद्देश्य से लिया गया है। इसके अलावा कंपनी ने वेतन भार में संतुलन और इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड्स के अनुरूप संचालन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। इसमें मुख्य बिंदु क्या है? अब सहारा इंडिया के अधिकांश कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 58 साल होगी। यदि किसी कर्मचारी का कार्यकाल लिखित रूप से किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा 2 वर्ष से अधिक के लिए बढ़ाया गया है तो वह अपवाद हो सकता है। यानी कि अगर किसी कर्मचारी को 60 वर्ष तक के लिए काम करने दिया जा रहा है तो ये एक आध दो केस ऐसा एक अपवाद होगा, ना कि ये सभी के लिए लागू होगा कि वो 60 वर्ष तक उसके आधार पर ड्यूटी करें। यह सर्कुलर अपने जारी सभी नोटिफिकेशन और आदेशों को निरस्त करता है जिनमें सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित की गई है। यह नियम केवल नियमित सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा। रिटेनरशिप आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें यथावत रहेंगी। तो वहीं पर सहारा मीडिया के कर्मचारियों के धरने शुरू हो चुके हैं और ये काम मैंने मार्च में भी एक वीडियो बनाया था। तब भी एक छोटी सी झड़प सहारा मैनेजमेंट टीम के साथ मीडिया कर्मियों की हुई थी, वेतन को लेकर के और जो भत्ते हैं, पीएफ है, कई चीजें उस समय मैनेजमेंट के सामने मीडिया कर्मचारियों ने रखे थे, उसको नहीं माना गया था। उस समय भी मार्च के महीने में 2025 में एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें इसका मैंने विस्तृत ब्यौरा दिया था। वही क्रम अब शुरू हो चुका है। सहारा मीडिया कर्मचारी लगातार 2 दिन से धरने पे बैठे हैं और सहारा के एचआर हेड ने भी इस्तीफा दे दिया है। हायरिंग और रिक्रूटमेंट के हेड ने इस्तीफा दे दिया है। तो इसमें नोएडा के अंदर सहारा इंडिया में सैलरी को लेकर के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। नोएडा के सेक्टर 11 स्थित सहारा इंडिया कॉम्प्लेक्स में सहारा टीवी के कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। कर्मियों ने तय किया कि धरना के दौरान काम बाधित नहीं किया जाएगा। बुलेटिन और विज्ञापन पूर्व की तरह चलते रहेंगे। तो इसमें कई और दस्तावेज हैं जो कर्मचारियों की तरफ से भी जारी किए गए हैं और फिर उसके बाद सहारा की तरफ से भी आदेश जारी किए गए हैं। हड़ताल खत्म करने के लिए एक प्रकार से धमकाया भी गया है। जो ज्ञापन दिया गया है सहारा इंडिया के पीड़ित कर्मचारियों की तरफ से जो अनशन पर बैठे हैं, उनका कहना है कि जो नोडल कार्यालय में कर्मचारी हैं, जनवरी 2014 से नियमित वेतन नहीं मिला है। इस अवधि में केवल टोकन मनी के रूप में आंशिक भुगतान किया गया जो पूर्ण वेतन का एक अंश मात्र था। दुर्भाग्यवश अब वह टोकन मनी भी कम करके 30 से 40% तक कर दी गई है और पिछले 3 माह से वह भी पूरी तरह बंद कर दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो रोजगार और अपने कर्मचारियों की नियुक्ति को, रिटायरमेंट को लेकर के जो एक 1946 एक्ट है सेक्शन 3, इसके फलस्वरूप इसको आधार मान करके सहारा ने एज लिमिट को कंट्रोल किया है और अपने कर्मचारियों की छटनी
की है। तो इसमें निगेटिव है उनके लिए जो कि 57 या 58 ईयर्स तक आ गए हैं और वो उम्मीद कर बैठे थे कि 60 साल की उम्र तक मैं सहारा के लिए कार्य करूंगा, तो उनके लिए ये बिल्कुल अब निगेटिव है। अब वो एज लिमिट के वजह से 58 साल की उम्र तक काम कर पाएंगे सहारा के अंदर। पॉजिटिव क्या है कि जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सहारा का पैसा नहीं मिल पा रहा है और उसमें तमाम खामियां हैं। देश के अंदर कई राज्य में, झारखंड, बिहार, कलकत्ता, कई जगह ईडी के द्वारा, सीआईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। उनकी संपत्तियां सहारा की जब्त की जा रही हैं। जो उन्होंने घटे दाम पर अपनी जमीन को बिक्री किया है, उन पैसों का सेबी के पास न जाना, तो कई ऐसे आर्थिक अपराध हैं और जमीन के बिक्री के विवाद हैं जो कि सहारा के ऊपर लग भी रहे हैं और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। गिरफ्तारियां भी हुई हैं मैनेजमेंट टीम के 2 लोगों की। और आगे जो लखनऊ में, नोएडा सेक्टर 11 में जो कि मीडिया कर्मी हैं और टीवी चैनल के कर्मचारी हैं, वो अनशन पर बैठे हुए हैं क्योंकि उनका पिछले कई वर्षों से सैलरी नहीं मिल पा रहा है। जो टोकन पहले मिलता था उसमें भी 30 से 40% के आसपास अब वो भी बंद है। तो एक लेटर जारी किया गया कर्मचारियों की तरफ से और उसके एवज में फिर सहारा की तरफ से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए एक लेटर जारी हुआ। तो मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट टीम को खुद वहां पर जाना चाहिए था और जा करके अपने कर्मचारियों से एक अच्छे माहौल में बात करनी चाहिए और उनको पूर्ण रूप से वो काम पर लगे रहें, ऐसा वहां पर माहौल बना करके कर्मचारियों को मनाना चाहिए था। हालांकि अभी 2 दिन हुआ है अनशन प्रदर्शन करते हुए उनको, और आने वाले समय में देखिए क्या होता है इसका। कर्मचारी या मैनेजमेंट टीम कौन पीछे हटता है और एक सही मार्गदर्शन पर आगे बढ़ता है सहारा के हित के लिए। पॉजिटिव ये है कि सहारा मुझे एक्टिव दिख रहा है। पेमेंट अभी उन्होंने चालू नहीं किया है, अभी ब्रांचों से भुगतान किसी भी कंपनी का वो खुल करके सामने आके नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की एक प्रकार से 2 वर्ष पहले एज लिमिट करके छटनी करना, यानी खर्च को कंट्रोल करना। मैं इस वीडियो में उस पर बात नहीं करूंगा। जो उन्होंने कई ऐसे आर्थिक अपराध किए, चाहे वो सहारा से भी केस हो या तमाम जो इस समय वर्तमान में चल रहे हैं, पिछले 3-4 महीने के अंदर कई चीज, लखनऊ के अंदर भी घटना घटित हुई है सहारा कार्यालय पर, उसका भी मैंने जिक्र बहुत सारे वीडियो में किया है। लेकिन सहारा का ये लेटर मुझे ये आशा देता है कि आने वाले समय में निवेशकों के लिए और इनके कर्मचारियों के लिए और जिन भी ये ऑफिस बना के रखे हैं उन मकान मालिकों के लिए भी आने वाले समय में स्थितियां पॉजिटिव बनती मुझे दिख रही हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करना होता तो एज लिमिट को कम करना, यानी कि आने वाले समय में ये आगे काम करना चाहते हैं। अगर ये नहीं चाहते ऐसा, तो मुझे लगता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये शांत पड़े रहते। खैर, आशाएं उम्मीदें बनी हैं और बहुत सारी कमियां सहारा के अंदर है। वाकई में सहारा के पास अगर फेस टू फेस भी अगर बात किया जाए और इनके सामने प्रश्न रखा जाए तो ये उलझ जाएंगे, जवाब इनके पास नहीं होगा। लेकिन जो ये लेटर है, मुझे एक पॉजिटिव दिशा निर्देश इसमें लगता है कि ये कर्मचारियों को सीमित करना चाहते हैं और इसके साथ ही जो एक मापदंड इन्होंने तय कर रखा है कि सेबी सहारा केस जब तक हल नहीं हो जाएगा पूरा और इसमें कोई आदेश जारी नहीं हो पाएगा, तब तक ये अपने ब्रांच के जरिए भुगतान नहीं करेंगे। ऐसा सहारा के कर्मचारियों का स्पष्ट मानना है कि जो कुछ रुका है सेबी सहारा केस की वजह से ही रुका है। केस सेटल्ड हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस केस के सेटल्ड के बारे में और आम निवेशकों का भुगतान, जो तमाम ऐसी कंपनियां बना करके उसमें इन्वेस्ट कराया गया है जमाकर्ताओं का, उसके भुगतान का भी रास्ता प्रशस्त हो, ऐसा ऑर्डर आएगा। और जो पिनाकपानी मोहंती केस है, जो सीआरसीएस पोर्टल है, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि उस पर लगभग 1 करोड़ 40 से 50 लाख लोगों का आवेदन गया है। 2 से 2.5% लोगों का एक आंशिक भुगतान ही मैं कहूंगा कि हुआ है। छोटे अमाउंट 10,000 से 50,000 के बीच में जिनका पूरा पैसा जमा होगा, उनका पूर्ण भुगतान, वो भी सिर्फ मूल रकम वापस हुई है और ब्याज उसमें भी नहीं मिला है। तो बहुत सारी चीजें हैं सीआरसीएस पोर्टल डेफिशिएंसी को लेकर के कि सरकार एक उचित कार्रवाई सहारा के ऊपर क्यों नहीं की। जो कई आईए लगे हैं उसके माध्यम से अगर सुनवाई होती है तो इन चीजों का खुलासा होगा। और साथ ही में सरकार का ढुलमुल रवैया कि अगर डेफिशिएंसी आई है तो जिनका डाटा मैच करा के भुगतान कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन
करोड़ों निवेशकों का जो डाटा मिसमैच हो रहा है, तो क्या ये सरकार को नहीं दिखता कि ये डाटा जरूरी है लेना? करोड़ों निवेशक का भुगतान जिन्होंने बॉन्ड, अपने आईडी, अपने बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, ये सारे डिटेल जब पोर्टल पर अपलोड किए हैं, तो फिर क्या देरी है भुगतान में? आंशिक भुगतान ही सही, सबको मिलना चाहिए था। इसके लिए सरकार स्वयं को दोषी मान रही है कि सहारा को दोषी मान रही है? इस पर एक अच्छी बहस जब कोर्ट के अंदर होगी पिनाकपानी मोहंती केस में, तो बहुत कुछ सामने आएगा। और 5,000 करोड़ के आसपास तक भुगतान हो ही चुका है, तो अगर उनको भुगतान आगे करना होगा तो फंड जारी कराने के उद्देश्य से भी वो 11 अगस्त की सुनवाई में कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। तो बहुत कुछ निर्भर करता है अगस्त माह की सुनवाई में। और सेबी सहारा केस का डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आना चाहिए और इस पर एक फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।